राइजिंग सन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं 2 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैंने जितने भी फैक्ट्स थे सभी को कवर किया है आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न मिला? मैंने जो वीडियो है उसे एग्जाम पैटर्न पे रखा है, इसी तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन है 2019, 2017, 2015, 2013, 2011। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न किस वर्ष मिला है? तो सही जवाब है इसका 2019। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और मस्तिष्क की सर्जरी के बाद कोमा में थी। श्री मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें अगस्त 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनको कब भारत रत्न मिला, तो अगस्त 2019 में इनको भारत रत्न मिला। वे फेफड़ों के संक्रमण और गुर्दे के शिथिलता से ग्रसित हो गए थे। यानी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि वो कोरोना की वजह से ही खत्म हुए थे, उनको फेफड़ों के संक्रमण और गुर्दे की भी शिथिलता थी। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कोरोना के भी पॉजिटिव थे, ये भी है। मस्तिष्क की सर्जरी भी हुई है, जिसके बाद वो कोमा में थे। तो इनका जो देहांत हुआ है वो 2-3 प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में रैबो बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार अमूल का रैंक क्या है? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16, 18। सही जवाब है 16। पहली बार अमूल रैबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय डेयरी है, वैसे ब्रांड बन गया है। डच बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी की गई सूची ने अमूल को $5.5 बिलियन 38,500 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार के साथ 16वें स्थान पर रखा है। अमूल को गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस सूची में नेस्ले को भी शीर्ष पर रखा गया है। नेस्ले आप जानते होंगे कि नेस्ले एक कंपनी है, अपने इंडिया में चलती है। अगला क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन AIR स्कैनर निम्न में से किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है रोहित कुमार चौधरी, कविन अग्रवाल, अनमोल आत्री, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। सही जवाब है रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल, अर्थात 1 और 2 दोनों। IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 अंतिम वर्ष के BTech छात्रों ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन AIR स्कैनर लॉन्च किया है। AI आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। AIR स्कैनर ऐप उपयोगकर्ता के बारे में कोई जानकारी एकत्र नहीं करता है और सभी डॉक्यूमेंट फोन के लोकल स्टोरेज में संग्रहित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार कोविड-19 संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कितना प्रतिशत कम हुई? ऑप्शन है 19.5, 21.7, 23.9, 25.1, 27.3। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष का अप्रैल-जून तिमाही में कितना प्रतिशत कम हुई है? तो दोस्तों सही जवाब है 23.9%। कोविड-19 संकट के बीच इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 23.9% कम हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP 2019-20 की अप्रैल-जून की अवधि में 5.2% बढ़ा। 1870 के बाद से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी वाले देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड, भारत का एरो क्लब, हरियाणा तीरंदाजी संघ, ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन। सही जवाब है वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड।
वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अपने संबंधित विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और मजबूत खेल कल्याण उपायों को लागू करने के लिए खिलाड़ियों को मदद करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश में खेल और विशेष रूप से IAF के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित करने का दावा किया है? ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट या वोटर मूड रिसर्च प्राथमिक लिमिटेड। सही जवाब है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित करने का दावा किया है। इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अपने आवासीय परिसर में स्थापित किया गया है। सौर पेड़ की स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट से ऊपर है। किलोवाट पीक भी है, किलोवाट पीक से ऊपर है। इसमें 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने की वार्षिक क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है? ऑप्शन है 2025, 2027, 2030, 2035 या 2040। सही जवाब है 2030। भारत का लक्ष्य 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण पर एक वेबिनार के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह घोषणा की। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी, ध्यान रखिएगा। ईंधन के स्वच्छ स्रोत के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गैसीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले के राजस्व हिस्सेदारी पर 20% की रियायत प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए बैंक, विश्व बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सही जवाब है यूरोपीय निवेश बैंक। यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है। इस आशय के समझौते पर 31 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के कुछ 3 मिलियन लोगों को हरित, सुरक्षित, तेज और सस्ती सार्वजनिक परिवहन से लाभान्वित करना है। यह उत्तर प्रदेश में EIB द्वारा समर्थित दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 को फेसबुक इंक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? ऑप्शन है बर्नार्ड आर्नल्ड, एलोन मस्क, लैरी पेज, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट। सही जवाब है एलोन मस्क। 31 अगस्त 2020 को फेसबुक इंक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से आगे बढ़ने के बाद एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसमें आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एक तो फेसबुक इंक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, और इनसे आगे कौन बढ़ गए हैं? एलोन मस्क बढ़ गए हैं। और रिपोर्ट क्या थी? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि किस इंडेक्स के अनुसार हुआ है ये चीज और कौन आगे बढ़ गया है, किसको पीछे छोड़ दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुकरबर्ग की 110.8 बिलियन डॉलर की तुलना में मस्क की अब 115.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इसके अलावा जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट लोरियल SA की उत्तराधिकारी फ्रेंकोइस बेंटेकोर्ट मेयर्स को हराकर दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गूगल सहायक पर अपनी ग्राहक सेवा पहल के तहत AI संचालित बायस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ, बजाज ऑलियंस लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। सही उत्तर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी ग्राहक सेवा पहल के एक भाग के रूप में गूगल सहायक पर AI पावर्ड वॉयस चैटबॉट लॉन्च किया है। यह नया विकल्प पॉलिसी धारकों को सरल वॉयस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों को संबोधित करने में सक्षम करेगा।
ग्राहक ओके गूगल में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात करना चाहता हूँ, या मैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात कर सकता हूँ, जैसे कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, UAE ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी संचालित कृषि वस्तु व्यापार और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है एग्रीएक्स, ई एग्री, एग्रीट्रेड, एग्रीओटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है एग्रीओटा। संयुक्त अरब अमीरात ने एक नई तकनीक से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा को लॉन्च किया। यह भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और खाड़ी देश के खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाट देगा। पहल के तहत लाखों भारतीय किसानों को खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों सहित संयुक्त अरब अमीरात में संपूर्ण खाद्य उद्योग से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से राज्य में पहली बार सीप्लेन सेवा के उद्घाटन की आधिकारिक घोषणा की। इसका संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, एयर एशिया या गो एयर। सही जवाब है स्पाइस जेट। गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से आधिकारिक तौर पर राज्य में पहली बार सीप्लेन सेवा के उद्घाटन की घोषणा की है। उद्घाटन उड़ान अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। इसे निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा संचालित किया जाएगा। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो इस पर एक अलग वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगी। चलिए, गुजरात में जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा सीटें 26 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पाइस ऑक्सी नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर डिजाइन किया है? HAL, DRDO, स्पाइस जेट टेक्निक, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है स्पाइस जेट टेक्निक। स्पाइस जेट टेक्निक ने हल्के से मध्यम श्वास की परेशानी करने वाले रोगियों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर पेश किया। स्पाइस ऑक्सी नामक कॉम्पैक्ट वेंटिलेटर को स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस जेट टेक्निक के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया। इस हल्के उपकरण का उपयोग घर पर, एम्बुलेंस में, आर्मी बेस कैंप, अस्पताल और व्हीलचेयर और गार्नी जैसे पोर्टेबल अनुप्रयोगों पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 100 परियोजनाओं की घोषणा की है जो अगले 100 दिनों में पूरी होंगी? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान। सही जवाब है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में 100 परियोजनाओं की घोषणा की है जिन्हें अगले 100 दिनों में पूरा किया जाएगा। ये राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना का हिस्सा है। उन्होंने घोषणा की कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई बहुप्रशंसित खाद्य किटों का वितरण अगले 4 महीनों तक जारी रहेगा। केरल में जिलों की संख्या 14 है, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9 है। द यंग माइंड्स नामक अखबार को किसने लॉन्च किया? नीलम सेठिया, नेहा बजाज, साक्षी गर्ग, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। सही जवाब है नीलम सेठिया और नेहा बजाज। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अखबार लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है गुवाहाटी किस राज्य में है, तो गुवाहाटी असम राज्य में है। यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। द यंग माइंड्स नामक यह अखबार नीलम सेठिया और नेहा बजाज के दिमाग की उपज है। कथित तौर पर द यंग माइंड्स 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, यूके, अमेरिका या जर्मनी। सही जवाब है जापान। जापान ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयासों का समर्थन करना और भविष्य की महामारियों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है। इसका उद्देश्य संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन में सुधार करना है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। मुद्रा जापानी येन और राष्ट्रीय खेल सोमो कुश्ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? ऑप्शन है NHAI,
भारतीय रेलवे, डीटीसी, भारतीय सेना या यूपीएसआरटीसी? सही जवाब है भारतीय रेलवे। कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की हैं। इसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। यह भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में कितनी नई जैव सुरक्षा दूसरी पीढ़ी की परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शन है 7, 9, 11, 13, 15। सही जवाब है 13। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नई जैव सुरक्षा दूसरी पीढ़ी की परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ RT-PCR परीक्षण करने की राज्य की क्षमता प्रतिदिन 5000 तक बढ़ जाएगी। राज्य पहले से ही प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख कोविड-19 परीक्षण कर रहा है, जिनमें से लगभग 50% RT-PCR हैं। राज्य ने अब तक 50 लाख से अधिक परीक्षण किए हैं। नई प्रयोगशालाओं में से 10 सार्वजनिक क्षेत्र से हैं। उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में मासिक सीरो प्रसार सर्वेक्षण का कौन सा दौर 1 सितंबर 2020 को शुरू हुआ? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? सही जवाब है तीसरा। राष्ट्रीय राजधानी में मासिक सीरो प्रसार सर्वेक्षण का तीसरा दौर 1 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। इस बार सैंपल साइज लगभग 17,000 होने की संभावना है। आखिरी सीरो प्रसार सर्वेक्षण 1 से 7 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सर्वेक्षण में 29.1% लोगों में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने निम्नलिखित में से किसके साथ लंबे समय से लंबित विलय को मंजूरी दी है, जिससे चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर ऑपरेटर बनाया जा सके? ऑप्शन है BMC सॉफ्टवेयर, इंडस टावर्स लिमिटेड, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटुइट इंडिया या एडोब? सही जवाब है इंडस टावर्स लिमिटेड। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर ऑपरेटर बनाने के लिए इंडस टावर्स लिमिटेड के साथ लंबे समय से लंबित विलय को मंजूरी दे दी है, जिसकी पहली बार अप्रैल 2018 में घोषणा की गई थी। यह सौदा नकद रहित वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इंडस टावर्स में 4000 करोड़ में 11.15% हिस्सेदारी देगा। विलय के साथ वोडाफोन की 28.2% हिस्सेदारी होगी, जबकि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस टावर्स में 68.6% की हिस्सेदारी रखेगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।